अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। ऑपोजिशन ग्रैंड अलायंस हुकूमत को टफ टाइम देने की तैयारियों में है। यही वजह है कि ऑपोजिशन इत्तेहाद अपनी सियासी सरगर्मियों में तेजी ला रहा है। जैसा कि ऑपोजिशन इत्तेहाद की जानिब से इस्लामाबाद के लेजेंड होटल में 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। गुज़श्ता रोज़ भी ऑपोजिशन इत्तेहाद की जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया गया कि हुकूमत उसको कॉन्फ्रेंस से रोक रही है और आज भी ऑपोजिशन इत्तेहाद की जानिब से यही शिकवा किया जाता रहा। ऑपोजिशन का ये इल्ज़ाम है कि हुकूमत बुनियादी हुकूक छीनना चाहती है। हुकूमत ऑपोजिशन की मुमकिना तहरीक से खौफजदा है, इसलिए आज भी होटल इंतजामिया ने ऑपोजिशन रहनुमाओं को होटल में दाखिले से रोकने की भरपूर। अब होटल इंतजामिया का कहना है कि ऑपोजिशन रहनुमा ज़बरदस्ती होटल का गेट फैलांग कर दाखिल हुए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज ऑपोजिशन ग्रैंड अलायंस की कौमी कॉन्फ्रेंस के इनेकाद से कबल ऑपोजिशन की राब्ता कमेटी के कन्वीनर शाहिद खान अब्बासी समेत दीगर रहनुमाओं को निजी होटल में दाखिल होने से रोक दिया गया, जिसके बाद वो ज़बरदस्ती इसमें दाखिल हुए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मौके पर निजी होटल के बाहर एफसी और पुलिस की भारी नफरी तैनात थी। जब शाहिद खान अब्बासी होटल पहुंचे तो उन्हें होटल में दाखिल होने से रोका गया। बाद ज़राए ने दावा किया कि ऑपोजिशन जमातों को इंतजामिया की जानिब से आज कॉन्फ्रेंस की इजाज़त नहीं दी गई। ऑपोजिशन जमातों के रहनुमा निजी होटल में ज़बरदस्ती ले घुसे। ज़राए का यह भी कहना था कि थाना सेक्रेटेरिएट की पुलिस ने होटल के मैनेजर से वकूए से मुतालिक बयान रिकॉर्ड कर लिया और ज़राए के मुताबिक होटल मैनेजर ने कहा कि ये तमाम अफराद हमारी इजाज़त के बगैर होटल की हदूद में दाखिल हुए। तमाम सियासी रहनुमा होटल में दाखिल होकर हॉल पर काबिज हो गए। ज़राए के मुताबिक पुलिस वकूए से बयान रिकॉर्ड करने के बाद रिपोर्ट लेकर रवाना हो गई और इस बात का कभी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि ऑपोजिशन ग्रैंड अलायंस की क़यादत पर ज़बरदस्ती होटल में घुसने का मुकदमा दर्ज हो सकता है। अब होटल इंतजामिया का दावा है कि ऑपोजिशन रहनुमा बगैर एनओसी के होटल में दाखिल हुए, जबकि ऑपोजिशन का इल्ज़ाम है कि हुकूमत की वजह से उन्हें यहाँ कॉन्फ्रेंस करने से रोका गया, जबकि हुकूमत की जानिब से भी इस इल्ज़ाम पर वजाहत जारी की गई है। वज़ीर इत्तलात कहते हैं कि ऐसा कोई मसला नहीं है जो ऑपोजिशन बता रही है। अगर कोई मसला है तो मुझे बताएं, हल कर देता हूँ। अब हुकूमत वजाहतें तो दे रही है, लेकिन ऑपोजिशन इत्तेहाद वाज़ेह पोजीशन लिए हुए है कि हुकूमत को इसकी सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी लगाई जा रही है। और शाहिद खान अब्बासी तो ये बयानिया बना रहे हैं कि हुकूमत नाकाम हो चुकी है और अपनी नाकामी छुपाने के लिए ऑपोजिशन की आवाज़ को दबा रही है। जाहिर है ऑपोजिशन अपनी तहरीक को मजबूत करने के लिए इस बयानिया का सहारा ले रही है और अब महमूद खान चकजई तो PTI को निकलने का मशवरा भी दे रहा है। जैसा कि ऑपोजिशन पर इल्ज़ाम है कि वो ज़बरदस्ती निजी होटल में कॉन्फ्रेंस के लिए दाखिल हुई और उससे ऑपोजिशन की मुमकिन मुश्किलात बढ़ सकती हैं। ऑपोजिशन रहनुमाओं को भी गिरफ्तार किया जा सकता है और इसी तरह अगर ऑपोजिशन जमातें पार्लियामान से इस्तीफ़ा देकर रिसाल अंगेज़ी की तरफ बढ़ती हैं तो वो खुद बंदगली की तरफ जा सकती हैं। ऐसे में ऑपोजिशन के पास मुमकिन ऑप्शंस क्या है? अली बुखारी साहब इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये इल्ज़ाम है ऑपोजिशन पर कि आज ज़ोर ज़बरदस्ती निजी होटल में दाखिल हुए, दीवारें फलांग कर गए, बावजूद इसके कि इजाज़त नहीं थी, कानून हाथ में लेने की कोशिश की गई। ये इल्ज़ाम दुरुस्त है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। देखें जी, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि निजी होटल का मतलब है कि इनसाइड द प्रेमिसेस कोई फंक्शन हो रहा है। मैं ये एज अ पाकिस्तानी एज अ लीगल इक्वालिटी से तल्लुक़ रखते हुए बात कर रहा हूँ। और इनसाइड द प्रेमिसेस, क्या आप किसी किस्म का कोई फंक्शन करते हैं, कोई पार्टिसिपेशन होती है, लोगों को बदऊ करते हैं, तो आप क्या हर चीज़ की परमिशन लेंगे? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि अगर आप किसी को बुलाते हैं और कहते हैं आए जी हमारे साथ, कोई हमारा एक कॉज है, हमारे साथ खड़े हो, उसमें आपको बताएं, कोई सेमिनार करें, तो क्या उस सेमिनार्स की परमिशन होती है? क्या कोई कॉन्फ्रेंसेज होती है तो उनकी परमिशन होती है? तो ये तो अजीबो गरीब सी बात है, एक रॉकेट साइंस मुझे तो समझ नहीं आ रही है। कोई अजीबो गरीब किस्म की कोई दास्तान रकम हो रही है। तारीख इसको कभी माफ नहीं करेगी और मौरख जब भी लिखेगा तो ये पाकिस्तान के 77 साल का सबसे तारीख स्याह बाब लिखा जाएगा। अली बुखारी साहब, अब क्योंकि बात ये ये कि कॉन्फ्रेंस तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से हो रही है, जिसके सरबरा महमूद खान चकजई साहब है, और उन्होंने बताया कि हुकूमत के साथ मुज़ाकराती कमेटी के अंदर वो खुद शामिल नहीं थे, वो नहीं होना चाहते थे, वो इस पार्लियामान को इलिजिटिमेट समझते हैं, वो इस पार्लियामान के अंदर बैठना हराम समझते हैं। जब वो मशवरा दे रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी कि आप इस पार्लियामान के अंदर ना बैठे, तो क्या इस्तीफे देकर बाहर आना भी कोई ऑप्शन है जो इस कॉन्फ्रेंस के अंदर डिस्कस किया गया? देखें यार, बात बड़ी सिंपल सी है ना। मैं जो आपको बात कर रहा हूँ, आपने शायद उसको अभी एक्नॉलेज नहीं किया या अंडरस्टैंड नहीं किया। इशू ये है कि मैं कहता हूँ कि शहबाज शरीफ 17 सीटों से जीत के बैठा हुआ, हारा हुआ है, फॉर्म 47 की पैदावार है, तो क्या मेरे ऊपर कॉन्फ्रेंस करना बंद हो जाएगा? क्या मेरे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स खत्म हो जाएंगे? क्या मेरी हक जो खुदादरियत के साथ साथ मेरी जो राइट ऑफ स्पीच है, राइट ऑफ एसोसिएशन है, वो सारी की सारी खत्म हो जाएंगी? मतलब ये क्या तरीका कार है आपको? अगर अच्छा जई साहब ने बात की, उनको तहफ़्फ़ुज़ात है, मैं भी कह रहा हूँ, इसमें कौन सी बात है? पहले ये मुझे बताएं कि आपका जो कॉन्फ्रेंस है उसकी बेस लाइन क्या है, उसकी बेस लाइन क्या है, उसका मोटिव क्या है? तहफ़्फ़ुज़ कानून है, दस्तूर पाकिस्तान,
मतलब प्रोटेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सो व्हाट्स रॉन्ग विद इट? मुझे तो ये समझ नहीं है कि कौन सी अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात है, किसके लिए डीसी से इजाजत लेनी थी। और मैं अब जो आगे की सेमिनार बात कर हुआ रहा हूँ ना वो अली बुखार साहब, शायद मैं अपना सवाल समझा नहीं पाया या आपको अंडरस्टैंडिंग, मैं ये कह रहा हूँ कि ऑप्शन अब के थे कि वो बात हो गई, आपने कहा, हुकूमत को जवाब दे दिया कि आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, राइट टू एसोसिएशन भी आपके पास है, बिल्कुल ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ जब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकज़ई साहब कह रहे हैं कि पार्लियामान में बैठना इलिजिटिमेट है, इलिजिटिमेट गवर्नमेंट है, उसको हराम समझते हैं, तो क्या मुमकिना ऑप्शन है कि इस्तीफे देके पार्लियामान से बाहर आ जाए? देखिए यार, बात यह है कि आज भी सबसे बड़ी पार्लिमानी पार्टी सिंगल हैसियत में तो पीटीआई ही है। और हमारे कोलिशन पार्टनर्स भी हैं, उसमें अचकज़ई साहब भी हैं, उसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह साहबजादा साहब भी हैं, उसके अंदर राजा नासिर साहब भी हैं। तो ऑब्वियसली सबका सजेशन आता है, और सबका सजेशन जब आएगा तो हम अपनी कोर कमेटी, जिसका मैं भी मेंबर हूँ, कोर कमेटी में डिस्कस होगी, और कोर कमेटी का डिसीजन होता है वो फिर इमरान खान साहब के सामने रखा जाता है कि इस ये डिसीजन आया, ये हमारे पास ऑप्शन है। फिर उसके बाद जो हतमी फैसला है वो इमरान खान साहब करते हैं। सो ये तो अब देखना है कि अभी तो ये क्या सराइयों पे मबनी चीजें आ रही हैं या स्टेटमेंट्स पे आ रही हैं। जब ये फॉर्मली प्रॉपर तरीके से डिस्कस किया जाएगा वेल विद इन द पैरामीटर्स ऑफ द मीटिंग, उसको जब हम फिर आगे लेके चलेंगे, डेफिनेटली फिर उसको कोर कमेटी में डिस्कस करेंगे और उसके बाद खान साहब के पास जाएंगे, और जो खान साहब का डिसीजन होगा वो हतमी डिसीजन होगा। देखिए, तो कोई इसमें दूसरी राय इसमें नहीं है। कोई दो राय नहीं है कि ऑपोजिशन की बड़ी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, लेकिन ऑपोजिशन की ये बड़ी पार्टी जो ऑपोजिशन की दीगर छोटी पार्टीज हैं उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लेती बड़े फैसले करते हुए। ये भी तो अपनी जगह पर दुरुस्त है। वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात करनी हो, पाकिस्तान तहरीक छोटी जमातों को, ऑपोजिशन की छोटी जमातों को आपसे शिकवा है कि आप पूछते ही नहीं है, हमें ऑन बोर्ड लेते ही नहीं है। इवन मौलाना फजल रहमान की पार्टी का ये कंसर्न है, जब वो ये कहते हैं कि हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं करने, उनका प्रिंसिपल स्टैंस है, आप लोग मुज़ाकरात करते हैं। तो इन डिसीजंस के ऊपर आप उन ऐसे स्टेक नहीं, होल्डर्स को ऑन बोर्ड नहीं लेते ना अली बुखारी साहब? नहीं ऐसे नहीं है। देखें, थोड़ा सा ना इसको वन बाय वन चलें अगर तो बेहतर होगा। देखें, ऐसी बात नहीं है। जिस हमारी आइडियोलॉजी, हमारी प्रिंसिपल्स, हमारी पार्टी स्लोगन, हर चीज एक दूसरे से मुख्तलिफ है। हम लोग ज्वाइंट हुए हैं अगेंस्ट दिस गवर्नमेंट, क्योंकि हम सबका ये स्टांस है कि ये फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है। ये एक सिंगल एजेंडा है जिसके ऊपर हम इकट्ठे हैं। अब इस सिंगल एजेंडे के ऊपर जो है हर एक के अपने तहफुजात और अपनी राय है। जब ये राय आपस में डिस्कस करेंगे उसके बाद हम आगे लेकर चलेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक मिसालती कमेटी खान साहब ने बुलाई, इमरान खान साहब ने एक मिसालती कमेटी गवर्नमेंट की तरफ से ही बनी, लेकिन महमूद खान ने अचकज़ई साहब से डिस्कस किया। उन्होंने कहा मैं तो उसको लेजिटिमेट समझता नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने मना नहीं किया कि आप बात करें। हमने उसके अंदर बैठे, हमारे साथ राजा नासिर साहब जो वहदतुल मुस्लिमीन थी वो भी आई, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल भी आई। सो अब आगे मौलाना साहब भी क्योंकि ऑपोजिशन में है और मौलाना साहब को भी हमने साथ लेके चलना है। तो सबकी अपनी अपनी डोमेन है, सबकी अपनी अपनी राय है। वो राय जब भी आएगी उस सबको कंसिडर करेंगे और उसके बाद एक मुकम्मल लाया अमल बनाया जाएगा। इस तरह नहीं कि मेरा अपना और दूसरा अपना और तीसरा अपना। बट जहां तक आपने बात की, जैसे चीफ जस्टिस को मिले, चीफ जस्टिस साहब ने एक अपना उनको बुलाया, पार्टी के हमारे सीनियर लोग डेलीगेशन उसे मिला और उसमें जाके क्या बात की गई है देखने वाली बात है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सलमान अकरम राजा ने की और शिबली फराज ने की, उन्होंने जो वहां पर मौजूद थी, जो एलामिया जारी किया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी वही हूबहू थी। नहीं, लेकिन तो अगर आप मीनिंग बाय ऑपोजिशन की कि हम दीगर पार्टीज को पाकिस्तान की कॉन्फिडेंस में ले कॉन्स्टिट्यूशनल लेते हो कोर्ट और है। उनको भी ले जाते तो कम से कम उनके ग्रीवेंसेस, कंसर्न्स ना होते ना, नहीं, जो वो रेज उनको कर रही है। देखिए, मेरे उनको लेके कंसर्न्स नहीं जाना, है, ये ऑपोजिशन उनको लेके पार्टीज के जाना का कंसर्न्स है मकसद सर। नहीं है। देखिए, उनको लेके जाना मसला नहीं है। मसला ये है कि ये जो हमें बुलाया गया, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बुलाया गया। हम अपने साथ किसी और ऑपोजिशन को को बुलाया लेके गया जा ना नहीं सर, सकते। तहरीक इंसाफ को नहीं, ऑपोजिशन को नहीं, बुलाया गया कि ऑपोजिशन ऑपोजिशन का वक्त मिलेगा। लेटर लिखा नहीं, आपने उन्हीं को लेके जाना ना जिनका लेटर लिखा हुआ। सर आप बड़ी पार्टी अगर आपने ऑपोजिशन जाना की, है, और आपको अगर बड़े का आपने नहीं किरदार जाना अदा तो आपने करना कहना चाहिए है कि ना हमने नहीं जाना। सर। देखिए, आप अगर ऑपोजिशन की देखिए ना, बड़ी ऐसे पार्टी नहीं है होगा ना जिसमें कि कोई दो अगर राय नहीं, आपको ऑपोजिशन का बड़ा बनना भी पड़ेगा ना। देखिए, ये क्राइटेरिया अगर मैं करूंगा तो उसमें तो पीपल्स पार्टी और नून बैठ ही नहीं सकती, क्योंकि पीपल्स पार्टी और नून हर जगह कोलिशन में, और वो कहते हैं जी हम हुकूमत में है ही नहीं, हुकूमत तो नून की है। जो आप बात कर रहे हैं उसको तो बड़ा सिंपल सा लेकिन जवाब ट्रेरी है बेंचेस कि पे सदर बैठे हुए हैं आसिफ अली सर। जरदारी साहब इनकी वोटों से बने, ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दोनों की वोटों से बने। सर लेकिन जब बटन उठाने की बात आती है तो नहीं, ये कहते हैं बट जी हम हैविंग इनके सेड साथ नहीं है। दैट, हैविंग तो सेड दैट सर, दिस इज समथिंग। सर हैविंग सेड दैट, पीपल्स पार्टी 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में हुकूमत के साथ खड़ी हुई, जहां पे कोई म्यूचुअल कंसेंसस के साथ डिसीजन कर रहे होते हैं, वो हुकूमत के साथ खड़े होते हैं। देखें, वो तो हमारे साथ भी खड़े हुए थे मौलाना साहब। सबसे पहले 26 अमेंडमेंट को रोका ही मौलाना साहब ने। सबसे पहले जो माजरत के साथ, सबसे पहले जो 84 नकात का सामने आई, जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स की बात आई थी, वो भी किसने की थी? वो भी मौलाना साहब ने की थी। जो अब बिलावल भुट्टो साहब की तरफ से 56 नकाती चेंजेस आनी थी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में, वो भी मौलाना साहब ने की थी। आर्टिकल 8, आर्टिकल 10A, आर्टिकल 19 एसोसिएशन, सारी की सारी चीजें मौलाना साहब से बाहर आई तो थी। वो क्या है जो मकसद कहने मौलाना का ये है फजल कि रहमान हमें तो के पता साथ भी नहीं था। ग्रैंड अलायंस तो नहीं बात बनने ये दे है, रहा सर?
कुछ भी ऐसी बात नहीं है, हमारे अपने तरीकाकार से चीजें होती हैं, एक दिन में कुछ भी नहीं हो जाता विद इन 24 और जब विद इन फोर्टनाइट नहीं होता, इट टेक्स टाइम। हम उसको लेकर चल रहे हैं और मौलाना साहब के साथ हमारे बहुत अच्छे रवाबत है अल्हम्दुलिल्लाह। वो एक डायरेक्ट पॉलिटिशियन है, हम सबके तजर्बात से मफादा हासिल करके पाकिस्तान को और कौम को आगे लेकर जाना चाहते हैं, ना कि हम जाती एजेंडे के ऊपर हैं। जाती एजेंडा क्या हमारा, तो हम तो सीधे बैठे हुए, मैं आपके सामने इलेक्शन जीत के बैठा हूँ, इस्लामाबाद से आज तक पिटीशन नहीं लगने दी जा रही। उस 26 अमेंडमेंट के सबसे ज्यादा नुकसान ही किस लोगों को हुआ? हम अच्छा, लोग को हुआ। आप ये कह रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान के साथ कोई ऐसा मामला नहीं। मैं चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर क्या कहते हैं, जरा वो भी आपको सुनवाना चाहता हूँ। अली बुखारी साहब जरा सुनिए। चलाइए जी प्लीज साहब, बैरिस्टर गौहर साहब को सवाल चले। कामरान मुर्तजा साहब ने एक बात आपको वाजे करूं, हमारा मौलाना साहब के साथ 26वीं तरमीम के किसी शक पे इत्तेफाक नहीं हुआ था। जी जी अली बुखारी साहब, इसमें कौन सी गलत बात है? वो क्या मौलाना के इसमें कौन सी गलत बात है? सही बात है। वो कह रहे मौलाना के साथ हम तो सेम पेज पे नहीं थे ना। मौलाना ने जो किया सिंगल हैंडेडली किया। 26 अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं भाईजान, 26 अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं। 26 अमेंडमेंट में तो हमने बिल्कुल ही हमारी बात स्टांस है। आप देख लें, जुडिशल कमीशन के इजलास हुए हैं, हर इजलास के शुरू होने से पहले हमारे दोनों मेंबर्स ने ये बात कही कि जी आप तो अमेंडमेंट को नहीं मानते, ये तो अंडर चैलेंज है। तो ये डिफरेंसेस तो है ना सर फिर जमीयत उलमा इस्लाम के साथ? सॉरी, ये डिफरेंसेस तो जेयूआई के साथ है ना, जब वो कह रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए आप एक चीज मिक्स अप कर रहे हैं। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि हर पार्टी की अपनी आइडियोलॉजीज हैं, अपना स्लोगन है, अपना मैनिफेस्टो है, लेकिन हम इस चीज पे बिल्कुल एक जगह पे इकट्ठे हैं कि ये जो फॉर्म 47 की हुकूमत है, ये नाजायज हुकूमत है। इसके अंदर कोई दूसरी राय नहीं। आप मौलाना साहब से पूछें, आप जगजई साहब से पूछें, आप मौलाना राजा नासिर साहब से पूछें, आप हमसे पूछें, आप साहबजादा अहमद रजा साहब से पूछें, और जो छोटी पार्टीज हैं उनसे पूछें, आप जो पीर पगाड़ा साहब की पार्टी है, पीडीएम है, पीडीए है, उससे पूछें। हर पार्टी यही कहेगी कि हम इसके ऊपर मुतफिक हैं। सो जब ग्रैंड अलायंस अपोजिशन का बन रहा है, इस चीज के ऊपर सबकी इत्तेफाक राय है। प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस में जरूर फर्क हो सकता है कि आप कहें जी कि 26 अमेंडमेंट में बहुत सी चीजें थी जिसके अंदर हमें इख्तिलाफ था, हम तो 26 अमेंडमेंट को मानते ही नहीं है। मैं तो आपके सामने प्रोग्राम में कह रहा हूं कि आप 26 अमेंडमेंट जो है उसको नहीं समझते कि वो इस ओरिजिनल लेटर एंड अली बुखारी साहब, ये 2 रोजा नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो पीपल्स पार्टी जो एलामिया सामने आया है, अली भुट्टो ने कॉन्स्टिट्यूशन दिया, उसके उस कॉन्स्टिट्यूशन की रूह को दफन किया अगर, तो उनके अपने नवासे बिलावल भुट्टो जरदारी। अली बुखारी साहब, ये जो एलामिया जारी हुआ है इस 2 रोजा कॉन्फ्रेंस का, उसमें मुल्क में अवाम की नुमाइंदा हुकूमत के क़याम का मुतालबा हुआ है, यानी फ्रेश इलेक्शंस का मुतालबा आप कर रहे हैं। इस तरफ किस तरह से बढ़ेंगे, हुकूमत पे दबाव कैसे बढ़ाएंगे? सड़क पे आने का फैसला कर लिया है, असम्बलियों से निकलने का ऑप्शन मौजूद है, केपी की असम्बली डिसॉल्व, क्या करेंगे? ये सारे ऑप्शन अभी अंडर कंसिडरेशन है जी। सब के सब जो है इनको, मैंने यही कहा ना कि आज तो एलामिया जारी हुआ, इसके बाद सबकी अपनी अपनी राय आएगी। उस राय में जो सब मुतफिक होंगे जिसमें, उसको अडॉप्ट किया जाएगा और उसको फॉलो किया जाएगा। और डेफिनेटली आपको पता है कि हमारे लीडरशिप इमरान खान साहब पिछले 550 दिन से ज्यादा जो है वो जेल के अंदर है, उनसे भी डिस्कस किया जाएगा कि ये सारी पार्टीज कह रही हैं और इसके अंदर आपकी राय क्या है, फिर उनकी राय के मुताबिक हम लोग अपना डिसीजन फाइनल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अली बुखारी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा हमारे साथ मौजूद। 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से मुनक्किद की गई, उसका एलामिया जारी कर दिया गया है। अब उसके अंदर तो सख्त बातें हैं, तल्ख बातें हैं, हुकूमत को इलीजिटिमेट माना जा रहा है, असम्बलियों में बैठने को हराम करार दिया जा रहा है, लेकिन ऑप्शन क्या है ये अभी पीटीआई बताने से कासिर है कि ऑप्शन पीटीआई के पास है क्या। उधर पार्लिमानी जो साल है वो तो मुकम्मल हो गया, लेकिन पार्लिमानी साल के इख्तिताम पर जो प्रोग्रेस है वो क्या है? 0 जमा 0 बराबर 0, या खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 ने। पार्लिमान का 1 साल मुकम्मल हुआ और इस 1 साल में कई कानून साजियाँ हुई हैं। खुसूसी तौर पर पार्लिमान से 26वीं आईनी तरमीम को मंजूर किया गया, जो अब तक सियासी और अदालती मैदानों में हलचल मचाए हुए है। बुनियादी तौर पर अवामी नुमाइंदे अवाम के वोटों से अवाम की खिदमत के लिए पार्लिमान भेजे जाते हैं, लेकिन मौजूदा पार्लिमान के हवाले से ये तासुर उभर रहा है कि अवामी नुमाइंदों ने सिर्फ सियासी मफादात को बरतर और अवामी मफादात को बाला ताक रखा। पार्लियामेंटेरियंस ने अपनी तनख्वाहों और बरात में इस पार्लिमान के जरिए इजाफा किया, लेकिन गरीब आवाम की जिंदगियों में कोई बेहतरी नहीं लाई जा सकी। अब पाकिस्तानी पार्लियामान की 1 साला कारकर्दगी कैसी रही, इस पर एक नजर। दस्तावेज़ात के मुताबिक कौमी असम्बली के 13 सेशंस के दौरान मजमूई तौर पर 93 नशस्तें मुनक्किद हुई। ईवान की मजमूई कार्रवाई 247 घंटे 23 मिनट तक चलती रही। इस कार्रवाई में 26वीं आईनी तरमीम समेत 47 कवानीन और 26 करारदादें मंजूर की गई। इस दौरान नवाज शरीफ और हमजा शहबाज की हाजिरी सबसे कम रही। दोनों रहनुमा इजलास की कार्रवाइयों में सिर्फ 5 दिन के लिए शरीक हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 11 मरतबा इजलासों में शरीक रहे। दस्तावेज़ के मुताबिक हुकूमत कानून साजी और अपोजिशन एहतजाज में मसरूफ़ रही। इसी वजह से सियासी मसाइल अवामी मसाइल पर हावी रहे। पहले पार्लिमानी साल के दौरान इंतखाबात के बावजूद कौमी असम्बली का ऐवान नामुकम्मल रहा।
पार्लियामान से मंजूर कानून साजी में अवामी मफाद का तासुर कम, जबकि सियासी मफादात के हुसूल की काविशें देखने में ज़्यादा नजर आई। इसके अलावा कौमी असम्बली में सियासी इंतशार रहा, अपोजिशन सरापा एहतजाज रही। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर और इलेक्शन एक्ट में एक के बाद एक आने वाले कानून ने सियासी माहौल को गरमाए रखा। दस्तावेज के मुताबिक पार्लियामानी साल के दौरान कौमी असम्बली में 91 बिल पेश किए गए, हुकूमत की जानिब से 30 जबकि अरकान असम्बली की जानिब से 61 कवानीन ऐवान में मुतारिफ कराए गए, जबकि कौमी असम्बली में हुकूमत और प्राइवेट मेंबर्स की जानिब से पेश बिलों में से 47 पर कानून साजी हुई। अब देखा जाए तो ये बात दुरुस्त है कि पार्लियामान में हुकूमत और अपोजिशन 26वीं आईनी तक एक दूसरे के आमने सामने रही। ऐवान हस्बे मामूल मछली बाजार का मछली मंडी का मंजर पेश करता रहा, जबकि अवाम के मसाइल को मुसलसल नज़रअंदाज किया जाता रहा। अरकान अपनी मराहत और तनख्वाहों में बेपनाह इजाफे करते नजर आए, जबकि हुकूमत तो किफ़ायतशारी मुहिम चलाने का दावा करती रही। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ काबीना के खर्चे कम करने पर जोर देते रहे, लेकिन आज मजीद नए वज़रा काबीना में शामिल किए गए हैं। आज नए वज़रा की हल्फ बर्दारी की तकरीब ऐवान सदर में मुनक्किद हुई। हनीफ अब्बासी, खालिद मक्सी, सरदार यूसुफ, तलाल चौधरी, शजरा मनसब, अली परवेज़, मुस्तफ़ा कमाल ने वफाकी वज़ीर का हल्फ उठाया। अब वफाकी काबीना की तौसी पर यह सवाल उठ रहा है कि क्या हुकूमत नहीं चल पा रही, इसी वजह से काबीना में तौसी करनी पड़ गई है। अब हुकूमत तो वफाकी काबीना के अखराजात कम करने की बजाय मजीद बढ़ा रही है। हुकूमत के खिलाफ ये तासुर उभर रहा है कि वह अवाम के मफादात को नज़रअंदाज करके सिर्फ अपना सोच रही है, जिससे अवाम और हुकूमत में फासले बढ़ते चले जा रहे हैं। ये फासले अदलिया के अंदर भी मौजूद हैं, जो विद इन सुपीरियर जजेस, सुपीरियर जुडिशरी के जजेस के माबैन है। उस पर भी कुछ बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। अदलिया में तकसीम का लावा उबल रहा है। ऐसा महसूस हो रहा है कि चीफ जस्टिस और उनके साथी जजेस में इख्तलाफात कम होने की बजाय मुसलसल बढ़ते चले जा रहे हैं। माहिरीन की नज़र में पाकिस्तान की आला अदलिया में कोल्ड वॉर मजीद गहरी होती नजर आ रही है। रोज़ ऐसे वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं जिनसे यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अदलिया में सब कुछ ठीक नहीं है। बज़ाहिर लग रहा है कि जस्टिस मंसूर अली शाह और चीफ जस्टिस के दरमियान भी इख्तलाफात के बादल छाए हुए हैं, जो अब किसी हद तक बरस भी रहे हैं, और इन इख्तलाफात पर मुख्तलिफ क़यासाराइयाँ भी की जा रही हैं। एक सोच का जाविया ये कहता है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया में हिजानी कैफियत पैदा हुई, जबकि एक सोच का नजरिया ये कहता है कि चूंकि जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं बन सके और उनको नज़रअंदाज करके या अफरीदी को चीफ जस्टिस बनाया गया है, इसलिए जस्टिस मंसूर अली शाह मज़ाहमत कर रहे हैं। बहरहाल एक बात जो साफ नज़र आ रही है वो ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने जुडिशल कमीशन के इख्तियारात समेत जजेस की तैनाती और तकर्रियों पर चीफ जस्टिस को ख़त लिखे, और अब ये तासुर उभर रहा है कि चीफ जस्टिस और जस्टिस मंसूर अली शाह में खलीज बढ़ रहा है। जैसा कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने सऊदी अरब में 2 अहम तकरीबात में शिरकत के लिए सऊदी अरब जाना था, लेकिन उनकी छुट्टियों की दरख्वास्त मंजूर नहीं हो सकी, इसलिए उन्हें अपना सऊदी अरब का ये दौरा मुलतवी करना पड़ा। दरहकीकत जस्टिस मंसूर अली शाह को सऊदी अरब के शहर रियाद में 2 अहम तकरीबात में खिताब के लिए मदऊ किया गया था, जो कि अलबरका फोरम में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन आर्बिट्रेशन सेंटर की जानिब से मुनक्किद की गई थी। इस हफ्ते के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह का इरादा था कि वो रमज़ान के आगाज़ से पहले उम्रा भी अदा करेंगे, ताहम उनकी छुट्टी मंजूर ना होने के बायस वो अपना सऊदी अरब के सफ़र को मनसूख करने पर मजबूर हुए। दरहकीकत जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस या अफरीदी से छुट्टी की दरख्वास्त की थी, लेकिन जवाब ना आने की वजह से उनकी छुट्टी की दरख्वास्त मंजूर नहीं हो सकी। वकीला का मानना है कि जस्टिस मंसूर अली शाह की रियाज में मौजूदगी मुस्लिम ममालिक की अदलिया के दरमियान ताउन बढ़ाने में मददगार साबित हो सकती थी। अब यह सवाल उठ रहा है कि जस्टिस मंसूर अली शाह सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें छुट्टियां क्यों नहीं मिल सकी। इस पर मुख्तलिफ सवालात उठाए जा रहे हैं। ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि क्या इख्तलाफात की वजह से जस्टिस मंसूर अली शाह की छुट्टियां मंजूर नहीं। अब ज़ाहिर है अदलिया में तनाव की कैफियत का सिलसिला एक अरसे से जारी है। ऐसे में शकूक व शुबहात तो जन्म लेंगे, लेकिन अदलिया की सूरत हाल देखी जाए तो ये कहा जा सकता है कि अदलिया में इस वक्त मफाहमत की ज़रूरत है। चीफ जस्टिस इस हवाले से अपना किरदार भी अदा कर रहे हैं और उम्मीद की जा सकती है कि चीफ जस्टिस अपने साथी जजेस के तहफ़्फ़ुज़ात को भी सुनकर उन्हें दूर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि अदलिया को मजबूत किया जाए ताकि आवाम का अदलिया पर एतमाद मज़ीद पुख्ता हो सके। इस तरह की ये जो डिवाइड की ख़बरें आती हैं, ख़ासतौर पर पिछले दिनों जुडिशल कमीशन के मुस्ताफ़ी हो रहा और दीगर मामला, इस वक्त हसन रज़ा पाशा साहब साबिक़ चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम हसन रज़ा पाशा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अब ये जो इख्तलाफात हैं, पर्टिकुलरली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस या अफरीदी, एक तासुर गहरा हो रहा है कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने क्योंकि छुट्टियों पर जाना था सऊदी अरब, उनको छुट्टी नहीं मिल सकी और जवाब भी नहीं आया, जिससे ये वाज़ेह होता है, ये ज़ाहिर ऑप्टिक्स है ना, ये बताते हैं, सिंबलिज्म है कि शायद दाल में कुछ काला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इत्तफाक से मैं भी किसी ज़माने में हाई कोर्ट का जज रहा हूँ, कुछ अर्सा मैंने एज जज सर्व किया। इसमें अब आज के बाद आपको जस्टिस रिटायर्ड हसन रज़ा पाशा साहब करेंगे। नहीं रिटायर्ड नहीं हूँ, तो बस वो चले, वो अलग बात है। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि
चीफ जस्टिस और बाकी जजेस के दरमियान कोई फर्क नहीं है माँ सिवाय चंद इंतजामी इख्तियार जो चीफ जस्टिस साहब के पास होते हैं। और एक बात आपको ये बताता चलूं कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस रुखसत के लिए दरखास्त नहीं देते, बल्कि वो चीफ जस्टिस को इंटीमेट करते हैं कि फलां से फलां दिन तक मैं अवेलेबल नहीं हूँगा, और वो फिर चले जाते हैं। पता नहीं किस तरह की बात है कि उनको छुट्टी नहीं दी गई। मेरा ख्याल है ये कोई सॉरी टू से ये कोई प्रॉपर वो वर्ड नहीं है। जब भी आला तरीन अदलिया के जजेस साहबान ने जाना होता है, वो अपनी नॉन अवेलेबिलिटी बता देती है कि फलां से फलां दिन तक मैं अवेलेबल नहीं हूँगा। उसके लिए यानी आप ये कह रहे हैं अप्रूवल की जरूरत या गो एड की जरूरत नहीं है चीफ जस्टिस के? यस, वो इंटीमेट करना होता है, इंटीमेशन होती है, लेकिन छुट्टी की दरखास्त मंजूर होने या रिजेक्ट होने की बात नहीं। हाँ, एक चीज होती है कि ये मुमकिन है कि चीफ जस्टिस साहब ये कह दे कि यार अभी आपकी जरूरत है, कुछ ये काम है, तो आप थोड़ा सा 2 दिन आगे कर दें या 2 दिन पीछे कर लें। वो म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग के बाद ये चीजें मुमकिन हो सकती हैं। लेकिन छुट्टी की दरखास्त मंजूर होना या रिजेक्ट होना, वो मेरा ख्याल है इसमें हसन पाशा साहब, देखिए खलीज तो अपनी जगह पर है, ये तो रिमार्क्स के अंदर भी झलकता है। फिर जिस तरीके से मामला चल रहे हैं, जुडिशल कमीशन के एक मेंबर का मुस्ताफी होना और फिर उनका ये बताना कि इस्तीफे की वजूहात क्या है, वो बहुत कुछ बता दिया। देखिए, खलीज अपनी जगह पे मौजूद है। मैंने तो सिर्फ एक चीज की तस्दीक करने की कोशिश की है, जो एक बात आपने की, तो मेरा ये फर्ज था कि वो मैं तस्दीक कर देता कि ये इस तरह की सूरत हाल है। देखिए, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं और ये कोई ऑर्डिनरी, ये कोई बॉस और मतहती वाली बात नहीं है। ये बिल्कुल इक्वल लेवल पे सारे होते हैं। और आप देखिए कि पर्स एंड प्रिविलेजेस में भी बहुत मामूली सा फर्क होता है चीफ जस्टिस के दरमियान और बाकी जज के दरमियान। चाहे वो मोस्ट जूनियर जज है उसकी भी वही है, और जो सीनियर मोस्ट है उसकी भी वही है। सिर्फ ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियारात कुछ किसी हद तक बढ़ जाते हैं, बाकी और कोई ऐसी बात नहीं। जहां तक खलीज का तल्लक है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। वो बिल्कुल बहुत गहरी हो चुकी है, जो कि नुकसानदेह है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप सुप्रीम कोर्ट की वर्किंग की तरफ जाएं, तो ये आपको हैरानगी होगी सुन के कि चूंकि जजेस की तादाद बढ़ गई है, तो सुप्रीम कोर्ट में केसेस के डिसीजन ज्यादा हो रहे हैं और ज्यादा फिक्सेशन हो रही है, काम ठीक हो रहा है। इसमें भी कोई ग्रुपिंग नहीं है। जजेस साहबान जिस बेंच में बैठे हैं, चाहे वो आप नाराज जजेस आप कहें या राजी जजेस कहें, सारे भरपूर तरीके से काम कर रहे हैं। आज भी मेरे 2 केसेस लगे हुए थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। वर्किंग उनकी माशाल्लाह अप टू द मार्क है और एप्रिशिएबल है। एप्रिशिएट करते हैं तमाम जजेस को कि उन्होंने काम वो ठीक कर रहे हैं, जो कि आम आदमी के केसेस के हवाले से मैं अर्ज कर रहा हूँ। लीगल फर्टर्निटी खुश है, बार काउंसिल एटलीस्ट जो है, यानी उसका जो वर्जन आ रहा है आपकी हसन रज़ा पाशा साहब, आपकी तासुरात से वो तो लगता है कि रावी चैन ही चैन लिख रहा है। नहीं, मैं वर्किंग के हवाले से बात कर रहा हूँ, जो आम आदमी के केसेस के समात और उनके जो डिसीजंस हैं उस हवाले से बात कर रहा हूँ। बाकी रावी चैन नहीं लिख रहा, कुछ न कुछ गड़बड़ जो इस जो तनाव की कैफियत है या जो खलीज है, उसकी वजह से बहरहाल इदारे को नुकसान पहुंच रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। मैं इसको मान रहा हूँ। रावी चैन नहीं लिख रहा, रावी बेचैन भी है। ठीक है, रावी बेचैन है। ये अख्तर हुसैन साहब जो मुस्ताफी हुए, उसके बाद जो नया रुकन होगा, वोटिंग तो हो गई, क्या देख रहे हैं ये फिर एहसन भोन साहब को ही बतौर सुप्रीम जुडिशल कमीशन में देख रहे हैं? इस तरह है कि देखें, अख्तर हुसैन साहब पिछले 3 टेन्योर से, यानी एक टेन्योर 2 साल का होता है और पिछले 3 टेन्योर से ये सुप्रीम जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे की हैसियत से अपने फराइज सर अंजाम देते रहे। तकरीबन 5.5 साल उन्होंने फराइज अंजाम दिए और बायसन तरीके से कल हमारा इजलास था, उसमें हमने उनको तमाम ने यूनानी मसली खराज तहसीन भी पेश किया कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और अब एहसन भून साहब को बनाया गया एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस से। आपने देखा होगा कि 19 मेंबरान मौजूद थे और उनमें से 14 ने उनके फेवर में वोट किया और 4 ने उनकी अगेंस्ट और 1 अब्सटेन रहा। मीनिंग देयर बाय कि
पाकिस्तान बार काउंसिल की अक्सरियत ने उस इलेक्शन में हिस्सा लिया और उनका चुनाव किया, तो इट इज अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस, सबको तस्लीम करना चाहिए। और वेल सीजन किस्म के वो वकील हैं, वो ग्रुप के वकला पॉलिटिक्स में बड़े अरसे से वो मौजूद हैं, तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा एडिशन है और उनको काम करते आप देखें, इंशाल्लाह बेहतर होगा। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया हसन रजा पाशा साहब आपके वक्त के लिए। पाशा साहब हमारे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। इसराइल का जंगी जुनून सर चढ़कर बोल रहा है और हाल ही में जो कैदी रिलीज हुए हैं उनसे मुताल्लिक होशरुबा इंकशाफात सामने आए हैं, दिल दहला स्टोरी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। इसराइल के जंगी जुनून और फितने की वजह से लाखों फ़लस्तीनियों ने शहादत का जाम पिया। इस जंग ने गजा को बहुत नुकसान पहुंचाया। गजा की वजारत सेहत ने 7 अक्टूबर 2023 से इसराइल की बमबारी में अब तक 48,300 से ज़ायद फ़लस्तीनियों की शहादत की तस्दीक की है, जबकि 1,11,761 फ़लस्तीनी ज़ख्मी करार दिए हैं। ताहम सरकारी मीडिया ऑफिस ने शहादतों की तादाद कम अज़ कम 61,709 बताई है और कहा है कि मलबे तले दबे हज़ारों फ़लस्तीनियों को जिंदा तसव्वुर नहीं किया जा सकता। अब इतने बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान होने के बावजूद फ़लस्तीनियों के हौसले पस्त नहीं हुए। अब जैसा कि इसराइल और हमास में जंगबंदी तो हो गई है, लेकिन इस जंगबंदी के बाद भी इसराइल के फ़लस्तीनियों के खिलाफ मजालिम की चार्जशीट का सिलसिला थम नहीं सका है। हमास की जानिब से 4 मग़वियों की लाशें वापस मिलने के बाद इसराइल ने सैकड़ों फ़लस्तीनी कैदी रिहा कर दिए, लेकिन अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल से वापस आने वाले कई कैदियों की हालत कमज़ोर थी। कुछ के आज़ा नहीं थे, जबकि कुछ को उनके ज़ख्मों की शिद्दत की वजह से एम्बुलेंस में गजा मुंतकिल किया गया। यानी इसराइल की शिद्दत पसंदाना फ़ौज ने अपने पास यरगबाल फ़लस्तीनी कैदियों को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। इसके अलावा इसराइली हुकाम ने जंगबंदी माहिदे की खिलाफ वर्जी करते हुए 24 कैदी बच्चों की रिहाई, इसराइली फ़ौजी और उनकी लाशों की शनाख्त तक मुअत्तल कर दी है। यानी इसराइल माहिदे से मुंह मोड़ रहा है, जिसकी वजह यह बताई जा रही है कि वज़ीर-ए-आज़म सियासी दबाव और इंतखाबात से बचने के लिए जंग के मुकम्मल खात्मे में ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। इस हवाले से यूनिवर्सिटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को में मशरिक़ वस्ता के मुताले के डायरेक्टर स्टीफन जोनिस का कहना है कि उन्हें इस बात पर इत्मीनान है कि कैदियों का तबादला मुकम्मल हो रहा है, लेकिन उनके नज़दीक जंगबंदी का दूसरा मरहला बहुत मुश्किल होने जा रहा है, ख़ास तौर पर इसराइलियों के उन इलाकों पर कब्जा करने के रुझान को देखते हुए जिन्हें उन्होंने फतह किया है। मिसाल के तौर पर इसराइल ने लेबनान से इनखला से इनकार कर दिया है। यूनिवर्सिटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को के डायरेक्टर के बकौल नेतन्याहू सियासी दबाव और इंतखाबात से बचने के लिए जंग के मुकम्मल खात्मे में ताख़ीर कर रहे हैं। यकीनन यही सबसे बड़ा मसला है। इस बात की कोई तवक्को नहीं है कि ट्रंप इंतज़ामिया नेतन्याहू को समझौते पर मजबूर करेगी, और जहाँ तक ट्रंप का ताल्लुक है वो शायद एहतजाज के बगैर जंग दोबारा शुरू कर देंगे। अब ये हकीकत है कि डोनाल्ड ट्रंप इसराइल की भरपूर हिमायत कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप गजा पर कब्ज़ा कर चुके हैं और अब अमरीकी सदर ने हाल ही में गजा कब्जे के बाद की मंजर कशी से मुताल्लिक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाई गई वीडियो जारी की है, जिसमें मौजूदा गजा को नए अंदाज में बदलते हुए दिखाया गया है। वीडियो में गार से निकलते बच्चों को गजा के साहिल की तरफ जाता दिखाया गया, जबकि साहिल पर डोनाल्ड ट्रंप को इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के साथ तफरीक करते भी वीडियो में देखा जा सकता है। एआई से बनी इस वीडियो में देखा जा सकता है कि गजा में अमरीकी सदर ट्रंप का एक बहुत कदावर मुजस्मा भी नस्ब है, जबकि कुछ मकामात के नाम भी ट्रंप से मंसूब करके दिखाए गए हैं। यानी अमरीका इसराइल के साथ मिलकर हमास पर कब्जे का ख्वाब देख रहा है, लेकिन यह ख्वाब हकीकत का रूप उस वक्त तक नहीं धार सकता जब तक कि फ़लस्तीनियों के हौसले बुलंद हैं। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। टीम की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में ख़राब कारकर्दगी की नई वजूहात हैं, उनसे पर्दा उठाएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। कौमी क्रिकेट टीम की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में खराब कारकर्दगी की नई वजूहात, नई कहानियां सामने आ रही हैं। टीम की खराब कारकर्दगी पर अब तक सवाल उठाए जा रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि कौमी टीम में शिकस्त की वजह टीम का मुत्तहिद ना होना था। पाकिस्तानी टीम की शिकस्त की वजह टीम में इख्तलाफात और कप्तानी का झगड़ा था। ये बात दुरुस्त है कि माजी में भी टीम में कप्तानी को लेकर लड़ाई झगड़े नजर आए। यूनुस खान जब कप्तान थे तो उस वक्त उनके खिलाफ खिलाड़ियों की लॉबिंग की कहानी सामने आई, और फिर इसी तरह हाल ही में बाबर आजम ने कप्तानी से इस्तीफा दिया और उनके इस्तीफे को उनके खिलाफ की जाने वाली लॉबिंग की वजह करार दिया गया। और अब मोहम्मद रिजवान के हवाले से भी ये चहमगोइयाँ हो रही थी कि टीम में उनके खिलाफ लॉबिंग की जा रही। दर हकीकत इमामुल हक ने चैंपियंस ट्रॉफी से पहले एक इंटरव्यू दिया था, जो आजकल सोशल मीडिया पर फिर वायरल हो रहा है, जिसमें गुफ्तगू करते हुए इमामुल हक चाहते ना चाहते बहुत कुछ कह गए हैं और उन्होंने टीम में कप्तानी को लेकर टीम में पर भी खुलकर बात की है। इमामुल हक से जब पूछा गया कि आपके लीडर कौन है, तो उनका कहना था कि टीम में सब लड़ते रहते हैं, सिर्फ मोहम्मद रिजवान है जो टीम को लेकर चलता है।
इमाम उल हक ने बतौर लीडर मोहम्मद रिजवान का इंतखाब किया, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी से पहले यह खबर भी गर्म रही कि मोहम्मद रिजवान और हेड कोच आकिब जावेद के दरमियान सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। दोनों ने एक दूसरे के फैसलों के बरखिलाफ हिकमत अमली बनाई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड के लिए मोहम्मद रिजवान अहम फैसलों में मुशावरत न होने पर नाला थे। उन्होंने खुशदिल शाह को शामिल कराया तो आकिब जावेद ने अपनी मर्जी से फहीम अशरफ का इंतखाब कर लिया। यानी आकिब जावेद पर मनमानी करने का इल्ज़ाम लग रहा है। अब अगर टीम में इख्तलाफात है तो उन्हें दूर करना होगा, क्योंकि अब इन इख्तलाफात का शिकार हुआ। अगर खिलाड़ी मुत्तहद ना हुए तो फिर ऐसी सूरत में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड टीम में तब्दीलियाँ करने पर मजबूर होगा। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। तरक्या ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।